साइंस। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का पार्ट, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बोलो या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोलो, एक ही बात है। दोनों का काम जान लेना है ना। छुओ और मर जाओ, ऐसी तो होता है। खैर वो बातें हमें नहीं करनी, वो तो मजाक की बात होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चा जानता है, चाहे वो साइंस में बहुत सारी बातें ना जानता हो, लेकिन फिर भी उसको एक छोटी सी बात तो हमेशा से ही पता है, बचपन से सुनता आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से, पानी से क्रिएट होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, किससे बनती है? पानी से। क्वेश्चन ये है पानी से क्यों बनती है? क्वेश्चन ये है पानी से क्यों बनती है? क्योंकि इसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में हमें क्या मिल जाते हैं? आयंस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयंस, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का। देखो मैं यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं बता रहा कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे, बहुत बड़ी बात है ना। पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे, और ना ही मैं तुम्हें ये प्रोसेस करके दिखा सकता हूँ, लेकिन चैप्टर नंबर हमने 1 के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ा था, है ना। और चैप्टर 3 में मैं तुम्हें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलिसिस फिर से पढ़ाऊंगा, वहां पर तुम्हें कुछ बातें ध्यान आएंगी कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट तैयार होता है, ठीक है। लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं? बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बहुत ही बड़े कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल होता है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना कि मैंने बोला और हो गया, है ना। तो क्वेश्चन ये नहीं कि कैसे बनती है, किस तरह से बनती है ये भी नहीं। ध्यान रखो कि किस प्रकार जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली वाटर में होते हैं आयंस, और मेनली कौन से आयन होते हैं? हाइड्रोजन। तुम्हें मालूम है ना वाटर का सिंबल क्या होता है? H2O। भाई बच्चा जानता है, 10th क्लास में। अगर तुम्हें ये बात भी याद नहीं है तो फिर तो 10th क्लास में कैसे पहुंचे, पीछे जा सकते हो। तो H2O हाइड्रोजन आयन। और तुमने ये भी पढ़ा होगा आयंस दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं पॉजिटिव आयन और कुछ होते हैं नेगेटिव आयन, है ना। कुछ होते हैं पॉजिटिव आयन और कुछ होते हैं नेगेटिव आयन। जनरली इनको किस नाम से और जाना जाता है? चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। मुद्दे की बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कैसे बढ़ता है। जैसे तुमने स्विच ऑन करा, ध्यान से सुनना, जैसे तुमने स्विच ऑन करा, इलेक्ट्रिक करंट पास होकर फैन में पहुंचा और तुरंत फैन रोटेट करने लगा, ऐसे तो होता है भाई। जैसे तुम स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा तेजी से ट्रांसफर होती है और तुरंत फैन क्या करने लगता है? रोटेट करने लगता है, मतलब मूव करने लगता है। जैसे तुमने ऑन करा, इलेक्ट्रिक करंट बल्बों के अंदर गया और लाइट ऑन हो गई, है ना। ऐसी तो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक तरीके से चार्ज का फैलाव होती है। ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान चीज है, अगर नहीं सुना ध्यान से तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट चीज बन जाएगी। फिर ये अगर ध्यान से समझोगे, सुनोगे, देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आसान लगेगा। मैं ये कहता हूँ इस बुक का, 10th क्लास की साइंस का सबसे इजी चैप्टर यही है, ठीक है, फिजिक्स का। तो देखो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं या जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ये और कुछ नहीं है, मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज। और चार्ज कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। देखो चार्ज और कुछ नहीं है, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब तक किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे, जब तक किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती रहेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना बंद करा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने स्विच ऑन करा, वो होता है ना सॉकेट, सॉकेट देखा है कभी? यहाँ पर बटन होता है और यहाँ पर उसके सॉकेट होता है जिसमें 3 छेद होते हैं, इस तरह से।
है ना, इसके अंदर पिलक लगा दिया जाता है। मान लो पिलक नहीं लगाया, तुमने इसके अंदर तार लगाई, वो भी वो तार जिसके ऊपर प्लास्टिक नहीं थी, ठीक है, जिसके ऊपर कोई प्लास्टिक नहीं थी, बिल्कुल वैसा तार था खुला, तांबे का तार था खुला, तुमने इसमें लगाया और ऑन कर दिया, क्या होगा? मान लो यहां से लेकर यहां तक का तार था, तुमने यहां से तार पकड़ रखा था और उसमें लगा रखा था और ऑन कर दिया, तुरंत क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स उस वायर में से मूव करके, ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रिसिटी जैसी तुमने ऑन करी ना, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकले। इलेक्ट्रॉन्स और क्या होता है तुम्हें मालूम होगा, 9th क्लास में तुमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स और कुछ नहीं, क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और एक और सुना होगा प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। बात याद आई? कोई बात नहीं, अगर नहीं याद आई है तो मैं बता रहा हूं, दो तरह के चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की गई थी, जब इसकी खोज की गई थी, उस समय ऐसा माना जाता था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मैं इलेक्ट्रिसिटी में जब भी कोई बात बोलूंगा ना, इलेक्ट्रॉन्स की बोलूंगा, प्रोटॉन्स की बात नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि हम प्रोटॉन के बेस पर कुछ नहीं कहेंगे, सारी बातें किसके बेस पर कहेंगे? इलेक्ट्रॉन के बेस पर। तो जैसे तुमने वहां से स्विच ऑन करा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी में से इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो तार में मूव करके तुम्हारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, और बॉडी में क्या आ जाएगा? करंट। होता है ना ऐसा? जैसे अगर तुम तार को पकड़ लोगे, ध्यान से सुनो, जैसे उस तार को तुम पकड़ लोगे, वो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, और तुम्हारे अंदर भी क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। और अगर ऐसे में कोई तुम्हें छूता है तो बताओ, वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें ट्रांसफर होगी? बिल्कुल होगी। अब क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिसिटी चलो तार में ट्रांसफर हो रही है, वो तो मैं मानता हूं, कंडक्टर होता है, जो वायर होता है, जो कॉपर होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, गोल्ड, ये सब कंडक्टर होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना, जितने भी मेटल होते हैं सबके सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन बॉडी क्यों कर रही है? तो ध्यान रखना, बॉडी इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, बॉडी इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बॉडी इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। ये बॉडी और क्या है? केमिकल का ही तो एक नमूना है। तुम्हें मैंने अभी चैप्टर 4 पढ़ाया नहीं है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तुम्हें मालूम होएगा, तुम्हें उस चैप्टर में पता चलेगा। हमारी जो बॉडी होती है, ये बॉडी और कुछ नहीं है, ये भी क्या है? कार्बन कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड मतलब और सिर्फ कार्बन ही नहीं, कितने सो मैनी सब्सटेंसेस से हमारी बॉडी बनती है। सारा का सारा बॉडी है ही क्या है? केमिकल सब्सटेंस की देन है। अंदर ही अंदर क्या होती रहती है? रिएक्शन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को हमारे अंदर पाथ मिल जाता है मूव करने का। अब जरा ध्यान से सुनो, ये तो हो गई एक बात कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। इस बार तुम्हारे पास तार नहीं थी, ध्यान से सुनना इस बार तुम्हारे पास तार नहीं थी, लकड़ी की एक, मान लो इतनी पतली लकड़ी थी, तार के मुकाबले जितनी पतली तार होती है ना, वायर होती है, उतनी पतली तुम्हारे पास क्या थी? लकड़ी थी। वो लकड़ी तुमने फिर से इस छेद में लगाई, वो लकड़ी तुमने फिर से इस सॉकेट के एक छेद में घुसा दी, और तुमने अपने दोस्त से कहा फिर से स्विच ऑन करियो जरा, उसने स्विच ऑन करा। बताओ, क्या अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे? नहीं होंगे। लकड़ी के अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती ही नहीं है। लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, क्लॉथ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, कागज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। बहुत सारे सब्सटेंस है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती हैं। जितने भी नॉन मेटल होते हैं किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती हैं। सारे मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से समझना। देखो, बहुत से टीचर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखवा देंगे कि भाई ये होता है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन में तुमने ये बात क्यों लिखी है। तो तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। देखो बोर्ड पे, बस स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है, फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा।
इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना भाई। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी और क्या है, चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इतनी पावर ना हो कि वो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पा रही है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिसिटी में इतनी पावर नहीं है कि वो एक चार्ज को दूसरे तरफ नहीं ले जा रही है, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मान लो सपोज तुमने यहां पर स्विच था, बटन था, है ना, स्विच होता है ना बोर्ड में, यहां पर स्विच था और यहां पर फैन लगा हुआ था और बीच में क्या लगी हुई है, वायर। भाई फैन है, स्विच है, करंट पास करने के लिए क्या लगाई जाएगी, वायर लगाई जाएगी। मान लो इस वायर के बीच में ब्रेक हो गया, टूट गई गलती से, हमें पता नहीं चला, है ना, हमने स्विच ऑन करा, बताओ क्या फैन चालू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों? यहां से चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो तो रही थी, ध्यान से देखो, मैंने माइनस का साइन क्यों लगा रहा हूं बार बार, क्योंकि यहां पर चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, और बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना। फ्लो का मतलब होता है बहना। जब तक ये चार्जेस बहते रहेंगे, जब तक ये चार्जेस फ्लो करेंगे, तब तक इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर होगा, और जैसे ही ब्रेक लगा इलेक्ट्रिक करंट रुक गया। अब जरा वापस एग्जांपल पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की अच्छी खासी मूवमेंट चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, खूब मूव कर रहे थे, लेकिन क्या वो इस पॉइंट से आगे मूव करेंगे? नहीं। क्यों करेंगे? बीच में ब्रेक लग रहा है। इलेक्ट्रॉन को एक पाथ चाहिए होता है, ऐसे ही नहीं हवा में उड़कर, हवा में नहीं आ सकती इलेक्ट्रिसिटी। अगर हवा में ही आती होती ना तो सबके सब वो मर जाते इलेक्ट्रिक करंट से, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में हर व्यक्ति होता है, एयर के कांटेक्ट में हर पर्सन होता है। जैसे तुमने सॉकेट ऑन करा और वो हवा में बहकर आ गई, ऐसा होता है? नहीं। फिर तो हर कोई हिल रहा होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, हिल क्या रहा होता, मर जाते, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को एक पाथ चाहिए होता है, जिस पाथ के जरिए वो इलेक्ट्रिक करंट एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचता है, दैट पाथ इज कॉल्ड सर्किट। यही पाथ क्या कहलाता है? सर्किट कहलाता है। ध्यान से सुनो, जिस रास्ते से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट बहता है, जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, वो रास्ता, वो पाथ क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन सर्किट की डेफिनेशन सिर्फ इतनी छोटी नहीं है, इसमें और भी पॉइंट डालने हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें तुम्हें सर्किट के बारे में समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा, फैन थोड़ा दूर कर दिया और ब्रेक इनके बीच में इतना बड़ा था। देखो, ब्रेक छोटा हो या बड़ा हो, क्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी? तब भी नहीं होगी भाई, बात तो वही पड़ गई। क्या मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया? नहीं कराना अभी तक। इलेक्ट्रॉन्स आगे कैसे मूव करेंगे? कौन करवाएगा मूव? कोई नहीं करवाएगा जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखो, एक आदमी आया बड़ा जानदार, बड़ा दिमाग दिखा रहा था, देखो मैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूं। उसने कहा मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उसने एक हाथ से यहां पर तार पकड़ा। अभी अभी मैंने बताया था, जैसे हम तार को पकड़ते हैं, हमारे अंदर इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर हो जाता है। क्यों हो जाता है? हमारी बॉडी इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, है ना। तुमने सुना है ना 9th क्लास में, हर दुनिया की कोई सी भी चीज किससे बनी है? एटम से बनी है। किसी भी सब्सटेंस को सबसे ज्यादा तोड़ने पर क्या निकलता है? एटम। और एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो हमारी बॉडी भी किससे बनी है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल मतलब एटम, एटम मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे अंदर भी मूवमेंट हो रही है, चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे। तो उसने क्या करा, उस आदमी ने, उस जानदार आदमी ने, उसने इस हाथ से तो ये पकड़ा, एक हाथ से ये वाली वायर पकड़ी और एक हाथ से ये वाली वायर पकड़ी। मुझे बताओ फैन ऑन हो जाएगा या नहीं होएगा? ऑन हो जाएगा।
बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेरे अंदर से होते हुए इस वायर के अंदर चले गए। इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो गए, फैन तो ऑन हो गया, सब लोगों को ठंडी हवा तो आ गई, लेकिन उस आदमी का क्या जिसकी हवा खराब हो गई? वो तो हिल रहा है अभी भी। फैन तो चल रहा है लेकिन वो भी चल रहा है। फिर उम्मीद है तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। टेंशन मत लो, मेरे पास भरपूर मात्रा में एग्जाम्पल है। मैं इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर इतना बोल सकता हूं जितना तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, इतने ज्यादा एग्जाम्पल है मेरे पास अंधाधुंध। मान लो मैंने एक रेक्टेंगुलर वायर कनेक्ट करी। क्या करी? रेक्टेंगुलर वायर कनेक्ट करी। इस वायर के बीच में मैंने एक बल्ब लगा रखा था। सपोज मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मान लो मैंने बल्ब लगा रखा था, हालांकि बल्ब जैसा लग नहीं रहा है, मान लो कि मैंने क्या लगा रखा था? बल्ब, है ना। और इस चीज को, इस वायर को मैंने यहां पर स्विच से कनेक्ट कर दिया। यहां पर क्या लगा दिया मैंने? एक स्विच लगा दिया। मुझे बताओ, जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहां पर पहुंचेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के अंदर पहुंचेगी और बल्ब कैसा हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अगर कहीं पर, पता है हो क्या रहा है? देखो बोर्ड पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इधर आए, इधर आए, इधर आए, बल्ब के अंदर गए। ध्यान से सुनो, बल्ब के अंदर गए, फिर मूव होकर इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, वापिस गए। ये चलता रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक फ्लो ऑफ चार्ज है, बहता रहेगा। जैसी चार्ज का बहना रुका, जैसी इलेक्ट्रॉन्स का चलना रुका, बल्ब बंद। मान लो किसी बच्चे ने शरारत कर दी और बीच में से आके कट लगा दिया, क्या इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या अब बल्ब ऑन होगा? नहीं होगा। तुरंत बल्ब कैसा हो जाएगा? बंद। ये बात तुम लोगों को पता है, लेकिन साइंटिफिकली अब मैं इस बात को समझा रहा हूं, तो अब तुम्हें बातें ज्यादा लिंक कर पा रहे होंगे। तो देखो बोर्ड पे कितनी आसान डेफिनेशन है, अभी चिपकती है दिमाग में। देखो, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। हो गई डेफिनेशन। अपनी डेफिनेशन में, पेपर में, टेस्ट में अगर तुम एक लाइन में ये लिखते हो ना, अगर 1 नंबर में डेफिनेशन आती है, पूरा 1 नंबर लो। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। हो गया काम। चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन्स बोलो, और भी बढ़िया बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की जगह नेगेटिव चार्ज बोलो, एक ही बात है भाई। चार्ज कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स। बात तो एक ही है, चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालना है अब तुम्हें। लिखो, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो लिखो, नंबर 1 में सबसे पहले तुम्हें मालूम है मैं किसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा? इलेक्ट्रिक करंट की। देखो मैंने शॉर्ट में ईसी लिखा है, तुम्हें पूरा लिखना है इलेक्ट्रिक करंट। देखो पेपर में चाहे इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पूछे, चाहे इलेक्ट्रिक करंट की पूछे, एक ही बात है। लिखो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। तो बेसिकली देखो बोर्ड पे, अब थोड़ा लिखने की बात कर रहे हैं ना, तो इतनी आसान डेफिनेशन तो लिखनी नहीं है। मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए कुछ पाथ चाहिए ना, बिना किसी रास्ते के क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। तो जिस पाथ से वो इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर होता है ना, चाहे वो वायर हो, चाहे जनरली तो वायर से ट्रांसफर करते हैं भाई। वो तो मैंने फनी एग्जांपल दे दिया था कि एक आदमी आया, एक हाथ से वायर पकड़ी, एक हाथ से दूसरी वायर पकड़ी और फैन चालू हो गया। क्या रियल में हम ऐसा करते हैं? नहीं। ऐसा करते तो फिर तो काम हो जाता हमारा, ठीक है। ऐसा नहीं करते। रियल में हम किसकी हेल्प लेते हैं? वायर की। तो वायर के लिए भी एक नया शब्द यूज करूंगा, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है, वैसे तो कंडक्टर का मतलब बहुत हैवी है। देखो, हर उस चीज को कंडक्टर कहते हैं। ध्यान से सुनो,
हर उस चीज को कंडक्टर कहते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, इजीली ट्रांसफर करता है। लेकिन फिलहाल यहां पर कंडक्टर की हर बार किससे बात होगी? वायर से। ठीक है, तो लिखो लिखो when flow of electric current when flow of इलेक्ट्रिक चार्ज, और कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है, लिखो when flow of electric charge through a conductor, बिना कंडक्टर के तो चल नहीं सकता, चाहे कितना भी वोल्टेज में तुम्हारे पास करंट हो, बिना कंडक्टर के तुम उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर सकते। when flow of electric charge through a conductor in 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, है ना। अब तुम सोच रहे होंगे 1 सेकेंड में क्यों? भाई डेफिनेशन की लैंग्वेज यही है, 1 सेकेंड के हिसाब से देखते हैं हम हमेशा। when flow of electric charge through a conductor in 1 second is called as electric current, is called as electric current, is called as electric करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट और कुछ नहीं होता है, देखो ध्यान से सुनो स्टेटमेंट की, देखो टाइम लगा है समझाने में डेफिनेशन, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं इतनी आसान डेफिनेशन है कि अगर मैं सीधा लिखवा देता ना, मैं मानता हूं मैंने कम से कम 20 मिनट लगाए इस डेफिनेशन को समझाने में, लेकिन मैं मानता हूं अगर मैं तुम्हें शुरू के 1 मिनट के अंदर, देखो लिखने में कितना टाइम लगा है, 1 मिनट भी लगा क्या हमें? नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगा। तुम खुद ही सोचो, मैंने 1 मिनट की डेफिनेशन में 20 मिनट क्यों लगाए? इसीलिए लगाए बच्चे डेफिनेशन तक गलत कर देते क्योंकि इतनी हैवी डेफिनेशन है, ये अब आसान लग रही है। अगर मैं स्टार्टिंग में दे देता ना, यकीन मानो तुम्हें इस डेफिनेशन में बस एक ही वर्ड समझ में आता, चार्ज, और वो भी कुछ ही बच्चों को समझ में आता कि चार्ज क्या होता है, आधे बच्चों को वो भी समझ में नहीं आता कि भैया ने इस डेफिनेशन में जो चार्ज लिखा है उस चार्ज का मतलब क्या है। कंडक्टर तो बड़े दूर की बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो बड़े दूर की बात है, फ्लो तो बड़े दूर की बात है। ठीक है, तो अब तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ गई है। लेकिन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स में एक चीज बहुत चलती है, एसआई यूनिट, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट इसकी डेफिनेशन में ही लिखनी है। तो लिखो the SI unit of electric current is the SI unit of electric current is, बोर्ड पे लिखा हुआ है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। the SI unit of electric current is एम्पियर। किससे शो करते हैं? ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल ए से। क्यों इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर क्यों पड़ी? उसका भी जवाब है भाई, तुम्हें मालूम है ऐसा यूनिट कौन रखता है? जो साइंटिस्ट इसको डिस्कवर करता है वो अपने नाम के अनुसार रख देता है। तो किस महान वैज्ञानिक ने ये कारनामा दिखाया जिसकी वजह से हमें एक चैप्टर पढ़ना पड़ गया, उसका नाम नोट में लिखना। लिखो नोट के अंदर, नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट। तो लिखो फ्रेंच साइंटिस्ट, क्योंकि ये फ्रेंच थे, फ्रेंच साइंटिस्ट। लिखो आंद्रे मैरी, पूरा नाम ही नहीं कहिए, आंद्रे मैरी एम्पियर। इनका पूरा नाम क्या था? देखो नाम क्यों लिखवा देता हूं, बेशक इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाई चांस एक नंबर में पूछ ले क्या जा रहा है वो तो पूछ लेंगे ना। थोड़ा सा डेट भी लिख लो जब नाम लिखा ही है, तो कब से कब तक ये रहे। आंद्रे मैरी एम्पियर ब्रैकेट में लिख लेना 1775 से 1836। तो देखो काफी पुराना आदमी है भाई, बहुत पुराना आदमी निकला ये तो, है ना।
तो देखो नोट के अंदर तुमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना, अब लिखो नोट के अंदर सेकंड पॉइंट। नोट के अंदर ही चल रहा है अभी नोट के अंदर ही लिखो सेकंड पॉइंट। देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है अब मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें यह बात पता चल गई है, बोर्ड पे देखो, करंट बेसिकली और कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज है ना। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, नदी को तुमने बीच में से तोड़ दिया, पानी कैसे बहेगा आगे। मान लो नदी है, नदी के बीच में तुमने क्या लगा दी, दीवार लगा दी, और अच्छी खासी बड़ी दीवार लगा दी, ठीक है, पानी आगे कैसे जाएगा, रुक गया पानी, है ना, पानी बीच में रुक गया। वही काम इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रॉन्स आगे कैसे जाएंगे, अगर बीच में तुम क्या लगा दो, ब्रेक लगा दो, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं है, चार्ज होता है। अब बात हो ही रही है चार्ज की, तो सेकंड पॉइंट में लिखो चार्ज। तुम सोच रहे होंगे चार्ज के बारे में क्या लिखवाऊंगा, ध्यान रखना चार्ज की भी अपनी एसआई यूनिट होती है। चार्ज की डेफिनेशन में क्या लिखवाऊं, है ना, चार्ज की डेफिनेशन तो तुम्हें मालूम ही है, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लेकिन तुम्हें चार्ज की डेफिनेशन मालूम नहीं, ओ चार्ज की एसआई यूनिट मालूम नहीं है। तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है, देखो इसकी होती है कूलम्ब। स्पेलिंग का ध्यान रखना, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। कोलम्ब नहीं बोलते हैं इसको, कूलम्ब बोलते हैं। तो लिखो चार्ज के आगे, मैं सीधा एसआई यूनिट लिखवा रहा हूं, और पेपर में भी ना अब तक कभी भी इसकी डेफिनेशन नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ क्या आई है, एसआई यूनिट। तो लिखो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल सी। कूलम्ब को किससे शो करते हैं, कैपिटल सी से। तो अब तुम्हें मालूम है, लिखो नंबर 3, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मेनली चार्ज होता है। चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हें यह तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन चार्ज होता कितना है, हाउ मच अमाउंट, है ना, हाउ मच अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज वन इलेक्ट्रॉन्स कंटेन। ये बात पेपर में कई बार आ चुकी है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है। भाई चार्ज की बात हो रही है, ये नहीं बोल रहे बहुत ज्यादा होता है बहुत कम, इसका अमाउंट होता है कि होता कितना है, वो बात तुम नोट में लिख लो, क्योंकि ये बात भी फर्स्ट कई बार आ चुकी है। तो लिखो, ऐसे ही लिख लो इक्वेशन की फॉर्म में कि एक इलेक्ट्रॉन्स में इक्वल टू ला के लिखो, है ना, ऐसे कि एक इलेक्ट्रॉन में होता कितना है। तो लिखो एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। सी का मतलब कूलम्ब है, चार्ज नहीं। इतना कूलम्ब चार्ज किस में होता है, एक इलेक्ट्रॉन में। तुम सोच रहे होंगे भैया जब एक इलेक्ट्रॉन में आपने बताया है तो हाथों हाथ प्रोटॉन में भी बता दो। हालांकि प्रोटॉन का पूरे इलेक्ट्रिक करंट में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी 1 प्रोटॉन का भी लिख लो जब बात हो ही रही है। तो देखो 1 प्रोटॉन में कितना होता है, ध्यान रखना, कमाल की बात तो ये है 1 प्रोटॉन में भी इतना ही होता है। तुम सोच रहे होंगे फर्क क्या हुआ, बिल्कुल फर्क है। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, P4 प्रोटॉन, P4 पॉजिटिव, E4 इलेक्ट्रॉन, और इसमें होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये फर्क है, जब ये दोनों चार्ज मिलते हैं तो पूरा सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली कैसा हो जाता है, न्यूट्रल। खैर हम चैप्टर 3 नहीं पढ़ रहे हैं, 9th क्लास का हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्ज की बातें ज्यादा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने लिखवा दिया, क्योंकि कई बार 1 नंबर में पूछा जा चुका है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो देखो तुमने हेडिंग पे गौर करा होगा, मैंने हेडिंग का नाम क्या डलवा रखा है, मैंने इस चैप्टर के लिए जो हेडिंग डलवाया है उस हेडिंग के नाम पर गौर करो। मैंने हेडिंग के नाम में डलवाया है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट
तो करंट से रिलेटेड सारी बातें हमने जान ली है, इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित सारी बातें जान ली। अब बात हम करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की, करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चीज है ना। मुन्ना भाई एमबीबीएस में तुमने देखा होगा संजय दत्त का जो साथी होता है, संजय दत्त अक्सर उसको क्या बुलाता है, अबे सर्किट, है ना। ध्यान रखना, उसका साथी ही नहीं, इस धरती पर हर मनुष्य, हर व्यक्ति क्या है, सर्किट है। हर कोई सर्किट है। मैं एक सर्किट हूं, तुम भी एक सर्किट हो, यहां पर बैठने वाला हर एक बच्चा सर्किट है। तुम्हारे मम्मी सर्किट है, पापा सर्किट है, सब सर्किट है। कैसे, अब मैं इस बात को साबित करूंगा। देखो, मैंने बताया था कि अगर वायर के अंदर बीच में कहीं पर ब्रेक आ जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स यहां तक आए, बस, इससे आगे नहीं जा सकते। मान लो वायर का गैप इतना था, एक आया आदमी जानदार, बहुत ही जानदार, उसने कहा देखो मैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन करवाता हूं। उसने एक तार यहां से पकड़ा, एक यहां से पकड़ा, बताओ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे ना? वो इलेक्ट्रॉन्स उसकी बॉडी से होते हुए उस वायर में चले जाएंगे, चले जाएंगे, अच्छी बात है, चले जाएंगे। ध्यान रखना, जिस रास्ते से, मान लो बीच में एक आदमी था जानदार, उसने एक हाथ से ये पकड़ा, एक हाथ से ये पकड़ा, ठीक है, जानदार था, है ना, दम रखता था मरने का, उसने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करवा दिए। ध्यान से सुनना, हमेशा जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर होता है, जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर हो सकता है, वो हर रास्ता, वो पूरा रास्ता क्या कहलाता है? सर्किट कहलाता है। वो रास्ता क्या कहलाता है? सर्किट। हमारी बॉडी भी क्या हुई? सर्किट हुई। क्यों? तुम अपना स्विच, अपना हाथ की उंगली ना बोर्ड के अंदर दो, स्विच ऑन कर दो, इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारे अंदर, अपना हाथ किसी और के साथ पकड़ लो, वो इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में से ट्रांसफर हो सकते हैं क्योंकि उसको वो मीडियम मिल रहा है। हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे अंदर भी चार्ज है, हमारे अंदर भी मॉलिक्यूल्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या लकड़ी के अंदर ये सब होता है? नहीं, लकड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इतनी आसानी से क्या मूवेबल होती ही नहीं। और दूसरी बात, मैं ये नहीं करवा रहा कि उसके अंदर क्यों नहीं हो रहा, उसका नेचर ही ऐसा है, इस पे कोई डिबेट वाली बात नहीं है। तो अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। डेफिनेशन इतनी भी आसान नहीं है कि जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा वो रास्ता क्या माना जाएगा? सर्किट। सर्किट की खासियत होती है, देखो, सर्किट की खासियत होती है कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसी ब्रेक हुआ इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, लगातार होना चाहिए, मतलब वही कंटिन्यूअस होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट बीच में नहीं रुकना चाहिए कभी भी, ठीक है, और क्लोज्ड होना चाहिए। अब जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखो, नंबर 1 में तुमने डेफिनेशन लिखी है इलेक्ट्रिक करंट की, बीच में मैंने 2-3 नोट लिखवाए, नोट हो गए बंद। अब लिखो अगली डेफिनेशन। तुम्हें मालूम है किसकी लिखूंगा? फिर से लिखूंगा ईसी, लेकिन इस बार ईसी का मतलब है इलेक्ट्रिक सर्किट, तो तुम्हें पूरा लिखना है, कभी तुम भी ईसी लिख दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली, देखो बोर्ड पे, इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली एक ऐसा पाथ है, ऐसा रास्ता है, पाथ मतलब ऐसा रास्ता है जो क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब चारों तरफ से बंद है। और दूसरी चीज, ऐसा रास्ता है जो कैसा है? कंटिन्यूअस है, मतलब बीच में ब्रेक नहीं है, ठीक है, बीच में क्या नहीं है? ब्रेक नहीं है। तो लिखो, अभी मैं ड्रॉ करवाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने को कई बार आ चुका है पेपर में, तो लिखो इट इज अ कंटिन्यूअस एंड इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड, मतलब कंटिन्यूअस होता है और क्लोज्ड होता है, बंद होता है, कहीं से भी खुला ना रह जाए। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट
ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा रास्ता है जो क्लोज्ड होता है और कंटिन्यूअस होता है। तो एक लाइन छोड़कर इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर लो। कई बार 1 नंबर में 2 नंबर में आ चुका है बनाने को, थोड़ा रुक के ड्रॉ करना, बड़ा सिंपल सा है, जरूरी नहीं है ऐसी ही शेप हो। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा भी हो सकता है, गोल हो सकता है ना। देखो यहां पर लगानी पड़ती है बैटरी। बैटरी के अंदर 2 साइन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान से सुनना, बैटरी के अंदर हमेशा 2 साइन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव छोटा बनाते हैं, पॉजिटिव बड़ा बनाते हैं। देखो कैसे, मैंने एक साइन छोटा बनाया है और एक साइन कैसा बनाया है, बड़ा। तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, है ना। छोटे वाले साइन पर, सॉरी, छोटे वाले बैटरी पर क्या लगाएंगे, माइनस, और बड़े पर लगाएंगे प्लस। अब देखो, एक सर्किट के अंदर होता है स्विच। स्विच कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच जो है कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको की भी बोलते हैं, ठीक है, स्विच की। तो देखो कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इधर इधर इधर, बटन तो कहीं पर भी लगा दो। और देखो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए करंट का फ्लो दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसे दिखा देना कि जो करंट है वो मूव हो रहा है। देखो हमेशा ध्यान रखना, मैंने बताया था जो इलेक्ट्रिसिटी होती है मेनली नेगेटिव चार्ज से चलती है। हमेशा पता है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता कैसे, माइनस से प्लस की तरफ होता है। हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो माइनस से प्लस की तरफ होता है, ना कि प्लस से माइनस की तरफ। देखो बोर्ड पे माइनस का साइन इधर है, प्लस का साइन उधर है। करंट, एक काम करो, स्विच अभी रहने ही दो, है ना, डायरेक्ट सिंपल सा सर्किट बना रहे हैं। देखो वैसे तो इस सर्किट में बहुत कुछ होता है, वोल्ट मीटर होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, करंट का साइन होता है, बैटरी का साइन होता है। इतना कुछ मत बनाओ, अभी तो हमने चैप्टर स्टार्ट करा है, तो एक सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं बस। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट मैंने बताया था कहां से मूव करता है, माइनस से प्लस की तरफ। तो बोर्ड पे देखो माइनस से प्लस, देखो बोर्ड पे यहां से उधर की तरफ जाएगा, तो मैं एरो ऐसे बना रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो माइनस से प्लस की तरफ गया ना, देखो बोर्ड पे ये इलेक्ट्रिक करंट ये गया, ये गया, ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर ये इस तरह से मूव करा, ये मूव करा, मूव करा, इधर आया, ये आया, ये आया, नीचे आया, फिर वापस इधर आ गया। ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ही फ्लो होता रहेगा। ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ही फ्लो होता रहेगा यदि इसके अंदर कोई ब्रेक ना लगे। जैसे ही ब्रेक लगा, क्या ये पाथ क्लोज्ड रहा? अब ये पाथ क्लोज्ड नहीं रहा, अब ये पाथ कहीं से खुल गया, यहां से खुल गया। क्लोज्ड की बात समझ में आ गई। अब कंटिन्यूअस, ये लो बंद हो गया। अब करंट कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं ना कहीं है ना, बिजली किसी वजह से ले लो, किसी वजह से रुक रही है। मान लो यहां पर रुक रही है, रुक रही है मतलब ये नहीं कि सर्किट टूट गया, कहीं से टूटा नहीं है, किसी वजह से बिजली रुक रही है। क्या करंट का फ्लो आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये कंटिन्यूअस नहीं रहा। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, लगातार चलते रहना। और मैंने बोला कि कहीं पर किसी वजह से बिजली रुक गई, ठीक है, किसी भी वजह से, इस वजह से नहीं कि पाथ कहीं पर टूट गया था। समझ गए ना? इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है। अब इसको ड्रॉ कर लो, 1 या 2 नंबर में, बड़ा आसान सा है। अभी तो हम बहुत हैवी हैवी डायग्राम बनाएंगे इस चैप्टर में। हैवी क्या है, उन सब से तो सही है, बायोलॉजी वगैरह से, यहाँ के डायग्राम फिर भी आसान है। तो एक चीज मैं और बोलना पसंद करूंगा, मैं डरा नहीं रहा फिजिक्स के इस चैप्टर में, जब तक बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, जब तक न्यूमेरिकल कराऊंगा, जब तक डायग्राम समझाऊंगा, तब तक तो बड़े आसान लगेंगे, बड़े इजी लगेंगे, बहुत अच्छा लगेगा यार, ये तो बहुत आसान है। लेकिन इस बात को मेरी सीरियसली लेना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से, या जो अगला चैप्टर आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड 13 चैप्टर, उससे जब भी कोई क्वेश्चन आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। फिजिक्स की यही खासियत है, क्वेश्चन में पता नहीं चल पाता 90% बच्चों को कि करना क्या है, ठीक है। तो उस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन को समझना है कि करना क्या है। यकीन मानो मैं टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा और तुम बोलोगे भैया ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये तो आपने कराया ही नहीं, और जब मैं बोलूंगा ना कि ये तो वो है, तो तुम कहोगे अच्छा ये तो हमने करा था, मैं करके क्यों नहीं आई फिर पेपर में या टेस्ट में, तब तुम्हें याद आएंगी बातें। तो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस दबके करनी है, क्योंकि फिजिक्स का यही खासियत है, जब कोई बंदा कराता है तब बड़ा आसान लगता है, बाद में बड़ा मुश्किल लगता है।
अब बात करते हैं फॉर्मूले की, क्योंकि भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बिना न्यूमेरिकल के तो काम ही नहीं चल सकता। ऐसी कोई फिजिक्स नहीं इसमें बिना न्यूमेरिकल के काम चल जाए। देखो, इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला होता है, बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए बस। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो कितना आसान फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा आसान फॉर्मूला है। चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में क्या होता है, टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को पता है किससे शो करते हैं? एसआई यूनिट नहीं पूछ रहा हूं, इसका सिंबल पूछ रहा हूं। मैंने सिंबल नहीं बताया, मैंने इलेक्ट्रिक करंट की बस एसआई यूनिट बताई है। और क्या बताई है? एम्पियर। क्या मैंने इसका सिंबल बताया? इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? सिंबल नहीं बताया अभी। एसआई यूनिट में और सिंबल में फर्क है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई। ये मत सोचना भैया इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल तो ई होना चाहिए था क्योंकि ई से शुरू हो रहा है। अब क्या तुम बहस करोगे कि आई से क्यों हो रहा है? ना मैंने बनाया है ना ई से ये होता है, आई से ही होता है, वो तो तुम्हें याद ही रखना है। तो इसका सिंबल होता है आई से। चार्ज का सिंबल, चार्ज का सिंबल तुम सोच रहे होंगे भैया चार्ज की एसआई यूनिट तो आपने कूलम्ब बताई थी, चार्ज की एसआई यूनिट तो आपने कूलम्ब बताई थी, बिल्कुल कूलम्ब बताई थी, लेकिन वो इसकी एसआई यूनिट थी, सिंबल नहीं था। चार्ज को शो किससे करते हैं? चार्ज को शो करते हैं क्यू से। फिर से एक नया वर्ड आ गया भाई, तुम कहोगे भैया क्यू का क्या लॉजिक है? तो क्यू का कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है। टाइम, टाइम की जैसे टाइम की बात होती है तुम्हारे दिमाग में आया होगा सेकंड, लेकिन ध्यान रखना सेकंड इसकी एसआई यूनिट होती है। कहते नहीं 5 सेकंड 6 सेकंड, वैसे तो मिनट भी हो सकती है ना, लेकिन सेकंड होती है। तो सिंबल कुछ और होता है, सिंबल होता है इसका टी। तो शॉर्ट फॉर्मूला तैयार है, समझ में आ गया? देखो आई निकालने का बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे, मुझ पे भरोसा रखो, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे इस चैप्टर में, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, बस ऐसे फॉर्मूले और ऐसे न्यूमेरिकल हैं। बिल्कुल भी ये नहीं बहुत हाई लेवल का न्यूमेरिकल आ गया भैया बहुत बड़ा कुछ करना है इसके अंदर, एक जबरदस्त फॉर्मूला लगाना है और फिर एक बड़ी कैलकुलेशन आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 9th क्लास के मुकाबले 10th क्लास के जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे बहुत ही ज्यादा आसान है। और बल्कि चैप्टर 13 में तो न्यूमेरिकल भी नहीं है, उसमें डायग्राम ही डायग्राम है, बस भरपूर मात्रा में क्या है वहां पर? डायग्राम। थोड़े बहुत ही अगर एक आध होगा तो न्यूमेरिकल है, ज्यादा नहीं है उधर बस। तो फॉर्मूला तैयार हो गया ना आई का। आई का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन में टी। Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तुम्हें दोनों चीजें उतारनी है, पहले ये वाला स्टेप उतारना है फिर ये वाला स्टेप, ताकि तुम्हें पता तो चले कि Q का मतलब होता क्या है, T का मतलब होता क्या है, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया ना? फॉर्मूला नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूं। अब जब फॉर्मूला सीखा ही है तो एक न्यूमेरिकल तो बनता ही है। लिखो n1, या फिर 1 रहने दो, सिर्फ ये लिखो n का मतलब है न्यूमेरिकल, ठीक है। नंबर मत दो, नंबर से फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि मैंने पहले कौन सा नंबर लिखवाया था अब कौन सा लिखा हूं, इसलिए नंबर ही मत दो। और नंबर से क्या करना, हमें तो प्रैक्टिस करनी है बस। तो एक न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन लिखो बस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तुम कहोगे भैया क्या मजाक कर दिया, लिखो तुम्हारे बुक का ही है, लिखो अ करंट ऑफ, बहुत ही आसान है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, बोर्ड पे लिखा हुआ है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रोन, बोर्ड पे लिखा हुआ है ड्रोन, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn, 0.5 एम्पियर is drawn by इलेक्ट्रिक बल्ब, by इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब होता है ना जिससे रोशनी आती है, by इलेक्ट्रिक बल्ब, a current of 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर is drawn by a electric bulb,
फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, कितने मिनट में? 10 मिनट में। फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सर्किट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सर्किट। मेरी इस बात पे बिल्कुल मत जाना कि मैंने इतना आसान न्यूमेरिकल दिया है, मैंने जान कर दिया है, नहीं, ऐसे ही आते हैं। इन्हीं न्यूमेरिकल को थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया जाता है या एक दो चीजें थोड़ी सी हैवी लेवल की कर दी जाती है, लेकिन ये नहीं कि बहुत हाई लेवल कर दिया जाता है, और हाई लेवल देना भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे बच्चों वाले न्यूमेरिकल आते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूं, हालांकि कुछ बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो, पहली बात तो एक चीज दिमाग में बिठा लो, जब मैंने फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करा है ये, तो एक चीज दिमाग में बिठा लो कि जो चीज उन्होंने हमें गिवन करी है ना, जो चीज उन्होंने हमें गिवन करी है, वो चीजें वो कभी भी बताते नहीं है उन्होंने दिया क्या है। ध्यान से सुनना, बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूं। जो चीज उन्होंने हमें गिवन करी है ना, जो हमें दी है क्वेश्चन में, वो चीजें जरूरी नहीं है वो बताएंगे हमें कि वो चीज है क्या, ये हमें खुद पता लगाना है। अब क्वेश्चन ये है कैसे पता लगाएं, है ना। माना कि देखो, अब ये भी लिखा होता अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, है ना, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तुम्हें ये बात पता चल गई ना, ये क्या चीज दे रखी है, करंट दे रखा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमेशा नहीं बताएगा कि ये करंट है, ये करंट है। तुम्हें कैसे पता चलेगा? ध्यान रखना, करंट वो ये नहीं बताएगा कि ये डिजिट करंट है, ये डिजिट टाइम है। कैसे पता चलेगा? उसकी एसआई यूनिट से। मुझे बताओ 0.5 के साथ क्या लग रहा है? ए मतलब एम्पियर, और एम्पियर किसकी एसआई यूनिट होती है? करंट की। ये बात मैंने बताई थी, ठीक है। बताओ, इसमें तो नहीं बताया हमें कि ये टाइम है ना। कैसे पता चला? मिनट्स लगा हुआ है भाई। क्यों? क्योंकि तुम मिनट बचपन से सुनते आ रहे हो, ये तो याद है, लेकिन एम्पियर तुमने अभी अभी पढ़ा है। कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। ये याद है, वो भी याद हो जाएगा। तो एम्पियर से तुम्हें समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? करंट। मतलब आई क्या दे रखा है? 0.5 एम्पियर। भाई करंट का सिंबल यही तो होता है, आई। तो मैंने क्या बोला? ये क्या दे रखा है हमें? करंट। और करंट का सिंबल क्या होता है? आई। तो आई की तो वैल्यू दे रखी है। ये दे रखा है टाइम। टाइम का सिंबल क्या होता है? टी। समझ गए? समझ गए ना। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इतना करंट पास हो रहा है, और कितनी देर से हो रहा है? 10 मिनट से हो रहा है। तो बताओ चार्ज कितना है? और चार्ज का मतलब ये क्यू पूछा है उसने हमसे। चार्ज का सिंबल क्या होता है? अब ये भी करके आए ना पीछे। चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। ध्यान रहेगी ये बात। चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। तो क्यू तुम्हें ध्यान रखना है। तो क्यू हमसे पूछा है। देखो लिखा हुआ था ना, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सर्किट, के सर्किट के अंदर चार्ज है कितना। अब निकाल दो। सबसे पहला काम है फॉर्मूला लगाना। बोर्ड पे देखो, आई का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में टी। बोर्ड पे देखो, करंट, चार्ज, टाइम। देखो टाइम उन्होंने किस में दे रखा है? मिनट में। हमेशा ना सेकंड बना लेना। बताओ 10 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 60 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना आएगा? 600 ना। 600 सेकंड बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बोर्ड पे, बताओ करंट कितना दे रखा है? 0.5। चार्ज कितना दे रखा है? वो तो हमसे पूछा है। टाइम कितना दे रखा है? देखो बोर्ड पे, टाइम दे रखा है 600 सेकंड। मुझे बताओ, कोई चीज इधर डिवाइड होती है, वो चीज इधर आके क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। 600 इधर क्या हुआ हुआ है? डिवाइड। ध्यान से सुनो, 600 यहां पर क्या हुआ हुआ है? डिवाइड। वो डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो फिर इधर आके। तो देखो मैं इधर कर रहा हूं, 0.5 की 600 से करेंगे तो चार्ज निकल कर आएगा, और निकलेगा कितना वो देखते हैं। बोर्ड पे देखो, पॉइंट हटाया, नीचे जीरो। बिल्कुल बच्चों वाली कैलकुलेशन है ना। मैंने बस दो ही बातें पूछी है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बस। और पूछा ही क्या है मैंने ये बोला 600 इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये बात तो तुम्हें 10th क्लास में पता होनी चाहिए। तो देखो 0 से 0 गया, 5 6 30, यानी कि 300। और सी लगाना मत भूलना, सी मतलब कुलम।
जिस डिजिट के साथ तुमने उसकी एसआई यूनिट नहीं लगाई तो 1 नंबर तुम्हारा गया, भूल जाओ 1 नंबर। तो चार्ज कितना निकल आया? 300 कूलम्ब। इस सर्किट के अंदर पास होने वाला चार्ज कितना निकल आया? 300 कूलम्ब। तो इस बात का ध्यान रखना, बस मल्टीप्लाई डिवाइड ही जरूरी है, बस और कुछ भी जरूरी नहीं है।